राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। हम गोबर की खाद से भली भांति परिचित हैं। गोबर की खाद हो, कंपोस्ट खाद हो या बर्मी कंपोस्ट खाद हो, आजकल बहुत लोकप्रिय है। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में ही लोकप्रिय है। भारत में यद्यपि कम लोकप्रिय है। भारत की तुलना में यदि बात कनाडा की करें, अमेरिका की करें, ब्रिटेन की करें, चीन की करें, किसी भी देश की करें, तो वहाँ बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहाँ के किसान आजकल बहुत अधिक मात्रा में इसका प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिक रसायन आधारित खेती करके देख ली, उसके दुष्प्रभाव भी देख लिए। उसके दुष्प्रभाव देखे नहीं, उसके परिणाम भी भोग लिए। क्योंकि इसके कारण सबसे पहले तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं। घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, कैंसर जैसी व्याधियों की गिरफ्त में आ जाता है। और कैंसर तो एक ऐसी व्याधि है जो व्यक्ति के जीवन को ही समाप्त नहीं करता, घर परिवार को ही डिस्टर्ब करके रख देता है। सबसे महंगा इलाज है। कैंसर के इलाज में तो प्रतिदिन 40-50 हज़ार रुपये खर्च भी हो जाए तो भी कम है, फिर भी उसके बाद जीवन बचता नहीं, कुछ दिन जीवन मिल जाता है। तो उसको लेकर पश्चिमी जगत बहुत परेशान है। और रसायन आधारित खाद से सिर्फ कैंसर जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं आ रही हैं, उसके कारण क्लाइमेटिक चेंज की समस्या आ रही है। वातावरण प्रदूषित हो रहा है, पानी, जल, हवा सब प्रदूषित होती जा रही है। हमारी उम्र घट रही है। उम्र के साथ साथ एक और समस्या भी इसके साथ आने लगी है कि अब हमारे सेक्स पर प्रभाव आने लगा है, हमारी पौरुष शक्ति से प्रभावित होने लगी है। तो इसको लेकर ही परेशान है। तो ऐसी परेशानी का उनको बस समाधान एक ही है कि वो अब अपने खेतों में गोबर की खाद का प्रयोग करें। गोबर की खाद को लेकर वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज इसलिए हो जाते हैं, वो हर बात चीज़ में कन्फ्यूज रहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को वो समानार्थक कर देते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ समानार्थक नहीं होती है, इसलिए कन्फ्यूज हो जाते हैं। उनके लिए गोबर यानी कि कोई भी पशु हो, किसी भी पशु का जो मल है वो गोबर है, लेकिन यहाँ वो गलती कर जाते हैं। क्योंकि यदि हम भारत में बात करें तो हम जानते हैं गोबर का अर्थ है गाय, देसी गाय का गोबर। देसी गाय के गोबर में हम तो भैंस का गोबर भी मिलाना नहीं चाहते, वो तो जर्सी गाय के गोबर को भी गोबर कह देते हैं। जर्सी गाय का जो आहार है वो तो पूरी तरह से पचता नहीं, उसमें बहुत सारे अंश तो ऐसे आहार के होते हैं जो बदबू देते हैं, दुर्गंध देते हैं, वो जो अनडाइजेस्टिक कार्बोज के रहते हैं। तो जर्सी गाय का गोबर तो गोबर की खाद बनाने में करना ही नहीं चाहिए। भैंस यदि भी काफ़ी मात्रा में अपने आहार का पाचन कर लेती है, लेकिन इसके पाचक एंजाइम्स हैं, क्योंकि कोई भी पशु है अपने आहार का पाचन तो पाचन एंजाइम की मदद से करता है, उसके पेट में जो बैक्टीरियास होते हैं उनकी मदद से करता है, जो रसायन उसके पेट में रहते हैं उनकी माध्यम से अपनी पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। और यही पाचक एंजाइम्स, बैक्टीरियास आदि उसके भोजन को पूरी तरह से पचाने का कार्य करते हैं। लेकिन इन सब की प्रवृत्ति अलग होती है, नेचर अलग होती है। गाय के जो बैक्टीरियास हैं, जो पाचक एंजाइम हैं, वो अलग तरीके के हैं। इसीलिए गाय के गोबर में कभी दुर्गंध नहीं आती है। उसमें बहुत सारे तरह के जीवाणु विषाणु तो विकसित ही नहीं होते, और बहुत सारे जीवाणु विषाणु तो उसके स्पर्श में आते ही, उसके क्षेत्र में आते ही निष्क्रिय पड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए गाय के गोबर का, गाय के मूत्र का तो प्रयोग एंटीसेप्टिक दवा के रूप में भी करते हैं, एंटीबायोटिक दवा के रूप में भी करते हैं। बहुत सारे जीवाणु विषाणुओं की फलने फूले की प्रक्रिया को ये एकाएक बंद कर देता है। इसलिए बहुत तरह के संक्रामक रोगों में ये एक अमोघ दिव्य औषधि बन जाता है। और यही प्रभाव वो सिर्फ हमारे स्वास्थ्य या हमारी बीमारी तक सीमित नहीं रखता, यही प्रभाव खेतों में भी देखने में आता है। इसलिए गाय के गोबर, गौमूत्र का तो प्रयोग खादों में करने से, खेतों में करने से कई लाभ मिलते हैं। लेकिन यदि इसमें गोबर के भैंस के गोबर को मिला दिया जाए तो एक मुश्किल आ जाती है, क्योंकि ऐसे गोबर से कई तरह के जो नुकसान करने वाले जीवाणु विकसित होने लगते हैं। आपने देखा होगा जिन खेतों में गाय के गोबर की जगह भैंस के गोबर का प्रयोग किया जाता है, भैंस के गोबर से निर्मित खाद का प्रयोग किया जाता है, उस खेत में दीमकों का प्रकोप बढ़ जाता है। दीमकों के साथ कई अन्य बीमारियां भी वहाँ ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगती हैं। इसीलिए देखने में आया है कि आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई तरह के रोग आपको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी ऑर्गेनिक खेती में गोबर खाद के रूप में भैंस के खाद का प्रयोग कर रहे हैं, जर्सी गाय के खाद का प्रयोग कर रहे हैं। ये आपके लिए ठीक नहीं है। आपको विशुद्ध देसी गाय के गोबर का प्रयोग करना चाहिए, उसकी खाद का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो बर्मी कंपोस्ट हो या वैसी खाद हो। क्योंकि बर्मी कंपोस्ट या खाद का अर्थ है कि जो गोबर के रूप में अवशेष बाहर आया,
उसका कुछ हिस्सा तो पूरी तरह से पाचित रहता है, लिक्विड भाव में रहता है, वो तो हमारी पृथ्वी को सीधे सीधे प्रभावित कर पाता है। पृथ्वी की, भूमि की, मिट्टी की जो जीवनी शक्ति है उसको सक्रिय कर देता है। हमारी पृथ्वी मृदा में जो जीवाणु सुशक्ति में चले जाते हैं, निष्क्रिय पड़ जाते हैं, उनका पुनः सक्रिय करने का काम कर देता है। लेकिन यदि जो सेलुलोज भाग रहता है, जो अपचित भाग रहता है गोबर का, वो तो कोई काम नहीं आता, तो उसको ह्यूमस में बदलने का काम, उसको पचने का काम वही जीवाणु, वही पाचक एंजाइम करते हैं जो गोबर के मध्य उपस्थित रहते हैं, जो गाय के पेट से ही गोबर के साथ बाहर आते हैं। तो उनकी भूमिका बाहर आके भी चलती रहती है। तो वो गोबर के उस भाग को भी ह्यूमस में बदलने का, पचाने का कार्य करते हैं, तभी वो पोषक तत्व काम आते हैं। एक चीज़ और भी आप समझ लीजिए, गोबर की वैल्यू उसकी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम से नहीं है। गोबर की वैल्यू, गोबर के खाद की वैल्यू उसके कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, आयरन आदि से नहीं है। गोबर की खाद की वैल्यू है कि वो कितने जो भूमि के, मृदा के जीवाणु हैं उनको सक्रिय दे सकता है, क्योंकि वही जीवाणु सक्रिय होकर, क्रियाशील होकर पृथ्वी के अन्य जो उपजाऊ पोषक तत्व हैं उनको महत्वपूर्ण रूप में बदल पाते हैं। तभी तो फसलें वहाँ से उन पोषक तत्वों को प्राप्त कर पाती हैं, अन्यथा पोषक तत्व तो होने के बावजूद भी फसलें उससे वंचित हो जाती हैं। तो उसको उपयोग में लाने का कार्य जो करे वो गोबर का खाद है। गोबर के खाद में विद्यमान वो जीवाणु हैं, उनको सक्रिय करना, उनको प्रभावशील करना खाद का महत्वपूर्ण भाग है। और उसको सब्स्टिट्यूट करने का हमने प्रयास किया, हमारे वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने प्रयास किया, इसीलिए रासायनिक खादों का प्रचलन शुरू हुआ। लेकिन रासायनिक खादों के साथ एक समस्या है कि जितना खाद हम प्रयोग करते हैं उसका 20-25% तो काम आता है, 80% तो बेकार चला जाता है। बेकार जाना भी हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि उससे जल स्रोत प्रदूषित होते हैं, आसपास की मिट्टी प्रदूषित होती है, और जिस खाद का प्रयोग हम अपने खेत में करते हैं वो मिट्टी जो है हार्ड हो जाती है, कठोर होती चली जाती है, उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, उसके जीवाणु मर जाते हैं। और जब मिट्टी हार्ड हो जाएगी, सीमेंटेड बन जाएगी, तो उसकी बहुत सारी पोषकता तो वैसे ही मर जाती है, उसमें किसी तरह के जीवाणुओं के फलने फूलने की संभावना नहीं रहती। इसलिए वो खाद युक्त भूमि भी बंजर के रूप में सामने आती है और फसल पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी फसलें, क्योंकि ऐसी फसलों की जड़ें गहराई में नहीं जा पाती, इस फसल की जड़ गहरे में नहीं जाएगी, वो एक तरह से अपना वो परिणाम नहीं दे सकती, क्योंकि ना तो वो फलती फूलती है, ना विकसित होती है, ना ग्रोथ उसकी होती है। ग्रोथ को आप करने के लिए खाद का छिड़काव कर सकते हैं, खाद से कुछ उसमें ग्रोथ आ सकती है, लेकिन जब उसमें फूल आएंगे, फूल जब परागकण के बाद बाली के रूप में बदलेंगे, बीज के रूप में बदलेंगे, फल के रूप में बनेंगे, तो वहाँ भी वो कमी दिखाई देगी, क्योंकि ऐसी फसलों में पोषक तत्वों की कमी तो रहती है। स्वयं इनकी आकृति, वजन, इनकी जो अट्रैक्शन है, इनकी जो रूप रंग है, वो सब प्रभावित हो जाता है। वो खुद ही ऐसे लगते हैं जैसे कि वो खुद ही कमज़ोर हो गए, खुद ही कुपोषित हो गए, क्योंकि उनमें पोषक तत्वों का भी अभाव रहता है। और ये बात मैं नहीं कहता, आज से 30-35 साल पहले भारत की कई संस्थाएं कुघोषित कर चुकी हैं कि भारत के खाद्यान्न में, भारत की जो फसलें हैं उनमें से अधिकांश में पोषक तत्वों की भारी कमी हो गई है। कुछ फसलें तो ऐसी हैं जिसमें पोषक तत्व की मात्रा 60 से 70% घट गई है। हम खाते अवश्य हैं, लेकिन हमें अपने आहार के माध्यम से पोषक तत्व नहीं मिलते। हाँ, जब पेट हमारा भर जाता है, पेट भर जाता है, शरीर फूल जाता है, हमें लगता है कि शायद हम पोषक आहार ले रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो पोषक आहार नहीं है, वो पेट भरने का आहार है। और इसीलिए बीमारियां बढ़ रही हैं, हमारे पे बीमारी बढ़ रही हैं, हमारी फसलों में बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। अब उसके लिए या तो दवाएं बढ़ाने का कार्य करते हैं कि आपकी फसल कमज़ोर पड़ जाती है, फसल की ग्रोथ नहीं आती है, फसल रोगग्रसित हो जाती है, दवाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिलता। एक आध बार लाभ मिल जाता, ऐसे देखने में आया। बहुत सारे किसान इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि वो 4 बार 5 बार, हफ्ते में 2-2 बार छिड़काव कर देते हैं, फिर भी उनको उस बीमारी से मुक्ति नहीं मिलती। कारण वही है कि हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी मृदा के अंदर ही पोषक तत्वों की कमी आ गई है। और पोषक तत्वों की कमी इसलिए आ गई है कि हमने उस पर ऐसी खादों का प्रयोग किया है, इस खाद ने उनको सख्त कर दिया, कठोर कर दिया है।
पोषक तत्वों को या उन जीवाणुओं को निष्क्रिय कर दिया है जो उसकी उपजाऊपन को यथावत रखते थे। तो हमें यदि उसको जागृत करना है, उनको सक्रिय करना है, तो उसी गोबर का प्रयोग करना है जिसका प्रयोग हम सैकड़ों हजारों सालों से कर रहे हैं। उसमें वो गुण हैं, वो गुण किसी और चीज़ से नहीं आ सकता। गाय के गोबर से आ सकता है, गाय के मूत्र से आ सकता है। वैसे मैं एक ऐसे मिक्सचर पर काम करता हूँ और मुझे अच्छे परिणाम मिले हैं। उससे परिणाम ये मिले हैं कि यदि हम खेतों में छिड़कते हैं तो खेतों की उपज है कम से कम 1.5 से 2 गुना बढ़ जाती है। उसमें रोग नहीं लगते, फसल का जो साइज है, रूप रंग है, स्वाद है, वो बदल जाता है। बीजों के जो वजन में फर्क आ जाता है, किसी तरह का रोग लगता नहीं, चमक अच्छी रहती है। और वो जो मैंने सॉल्यूशन बनाया है वो बनाया गाय के गोबर का घनसत्व, गौमूत्र का घनसत्व। गौमूत्र का घनसत्व मैं इसलिए लेता हूँ कि गौमूत्र में ऐसे बायोएंसर होते हैं, ऐसे दिव्य रसायन रहते हैं जो किसी भी तत्व की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। जैसे हम दवा का सेवन करते हैं ना, तो दवा के सेवन के साथ में हम उसके साथ में एक तल का प्रयोग करते हैं। जैसे आयुर्वेदिक की बात करूं, एलोपैथी का तो अलग पैटर्न है। एलोपैथी का पैटर्न है कोई भी जहर है उसको कैप्सूल भर के आप गटक लो, पेट में जाके वो कैप्सूल गल जाएगा और वो जो दवा है रिलीज होके खून में मिल हो जाएगी, अपना काम दिखाएगी। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि हमने जो दवा देनी है उसका प्रभाव शरीर में बढ़े, तो इसलिए उपमान जरूर है। उसके साथ में जो हम चीज़ सेवन कर रहे हैं उसकी प्रभाव क्षमता अच्छा होनी चाहिए, एनहेंसर होना चाहिए उसका। तो इसके लिए गाय का मूत्र सेवन करते हैं। वैसे कई दवाओं के साथ में शहद का प्रयोग किया जाता है, मलाई का प्रयोग किया जाता है, काढ़े का प्रयोग किया जाता है, कई तरह की जड़ी बूटियों से काढ़ा बना के, या फिर कई तरह के अर्क प्रयोग किए जाते हैं। आपने सौंफ का अर्क सुना होगा। आयुर्वेद में पेट संबंधी बहुत सारी व्याधि में सौंफ के अर्क का, अजवाइन के अर्क का प्रयोग होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ताकि दवा का प्रभाव बढ़ जाए। ऐसे ही प्रभावशीलता बायोएंसर गुण गौ के मूत्र में रहते हैं। गौ के मूत्र से गाय के गोबर के ऐसे जीवाणुओं का, ऐसे पाचक एंजाइम की सक्रियता बढ़ जाती है। फिर इसमें हम एक और चीज़ मिलाते हैं, वो चीज़ है छाछ। छाछ में खुद सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं जिसको जीवांतता देते हैं। फिर इसके साथ एक और चीज़ मिलाते हैं, वो गाय के कंडे की राख। गाय के कंडे की राख इसलिए कि उसमें बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे जीवाणुओं की सक्रियता बढ़ा देते हैं, फलने फूलने की गति को वृद्धि कर देते हैं। और फिर जब मिट्टी में जाते हैं तो मिट्टी की पोषकता तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, जीवाणुओं को सक्रिय करके मिट्टी की पूरी जो उपजाऊपन है उसको बदल देते हैं। तो ये सारा चक्र है गाय के गोबर का, गाय के मूत्र का, गाय के कंडे की राख का, दही का और कच्चे दूध का। फिर इनको यदि हम एनर्जी देने के लिए, क्योंकि जीवाणुओं को फलने फूलने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है। कुछ एनर्जी तो उन्हें दूध से मिल जाती है, छाछ से मिल जाती है, स्वयं गोबर और मूत्र के जो साथ में जो पदार्थ है उनसे मिल जाती है। लेकिन इसको और सक्रिय करने के लिए फिर हम इसमें मिलाते हैं शहद, या शहद ना मिले तो फिर हम इसको मिलाते हैं सूरा। सूरा भी ना मिले, सूरा सबसे अद्भुत है, फिर इसकी जगह मिलाते हैं पुराना गुड़। शहद सर्वोत्तम है। और इसके मिक्सचर से जो हमारे जीवाणुओं की संख्या है, हमारे गोबर की में जो जीवाणु रहते हैं उनकी सक्रिय बढ़ता है, वो अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। वो इतनी तेज़ी से गुणित होते हैं कि देखते देखते कुछ दिनों में यदि हम उसमें 5 ग्राम 20 ग्राम ये घनसत्व डालते हैं तो उनकी संख्या हजारों गुना बढ़ जाती है। फिर वो पूरा सॉल्यूशन है वही हमारे लिए कल्चर बन जाता है। और उसका प्रयोग फिर हम 1 एकड़ 10 एकड़ 50 एकड़ में कर लेते हैं। 50 एकड़ तक अपनी भूमि को उपजाऊपन दे देते हैं, पोषकता दे देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है।